हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने एक लेवल ऑफ रिवीजन आई सपोज किया होगा काफ़ी कुछ। मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में गवर्नमेंट बजट के बारे में शेयर कर रही हूँ। आपका जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें 3 मेजर चैप्टर्स हैं। वन इज़ गवर्नमेंट बजट, नेक्स्ट इज़ मनी एंड बैंकिंग एंड थर्ड इज़ फॉरेन एक्सचेंज एंड बिल्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं गवर्नमेंट बजट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ और गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ विद सोल्यूशन दे रही हूँ बच्चे। तो आपको कोई भी और प्रॉब्लम हो, बिकॉज मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में किया है, आपको अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे एक्सप्लेनेटरी नोट्स के लिए कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ मिनट। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं गवर्नमेंट बजट कि गवर्नमेंट बजट है क्या। गवर्नमेंट बजट बेसिकली हमारा एक वर्ड है, फ्रेंच वर्ड बकेट, उससे डिराइव हुआ है। बकेट का मतलब एक स्मॉल लेदर बैग। ठीक है, एक्चुअली आजकल तो अब इंटरनेट का ज़माना आ गया है, हम लोग टेक्नोलॉजी वाले हो गए हैं, तो हमारा जो बजट है अब सारा सॉफ्ट कॉपी में रिलीज़ होने लगा है। ठीक है, एप्लीकेशंस के थ्रू। लेकिन पहले बजट के जो भी पेपर्स होते थे एक स्मॉल लेदर बैग में रखते थे, तो हम लोग जो बजट वर्ड डराइव हुआ वो इसीलिए बजट से हुआ, जिसमें कि एक जितने भी हमारे फाइनेंशियल प्रपोजल्स हैं, वी पुट ऑल दैट फाइनेंशियल प्रपोजल्स इन दैट। तो बट अगर हम बजट को डिफाइन करें तो बजट क्या है? बजट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच अलाउज एंटिसिपेटेड मीन्स फ्यूचर। जितने भी हमारे फ्यूचर में पर्सपेक्टिव रिवेन्यूज़ हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं। रिवेन्यूज़ मतलब जो भी आपके इनकम सोर्स हैं किसी भी गवर्नमेंट के ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। अपकमिंग फिस्कल ईयर मतलब अपकमिंग 1 ईयर, फिस्कल ईयर के मतलब हम 1 ईयर की बात कर रहे हैं। फिस्कल वर्ड जो है दैट रिलेट्स टू all the revenues and expenditures of government. Whenever you use the term fiscal, that relates to revenue and expenditure of government. So for one fiscal year, for the upcoming fiscal year, जो भी हमारे anticipated revenues and expenditure हैं of government, when they prepare in the form of a statement, that statement is called budget. इस बजट में क्या होता है? इसमें जितने भी हमारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़, जो भी उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, हमारी इकोनॉमी को अपग्रेड करने के लिए, हमारा इकोनॉमिक लेवल अपग्रेड करने के लिए गवर्नमेंट ने जो भी प्रपोज प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ हैं उन्हें एक्सप्लेन करते हैं इस बजट के थ्रू। आप लोगों ने सुना भी होगा, व्हेन एवर एनी बजट कम्स तो क्या होता है? बजट आता है तो उसमें किसी चीज़ के रेट कम होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं। तो जो भी हमारी प्राइस लेवल कम ज़्यादा हो रहा है, दैट इज़ ऑल प्रपोज्ड इन बजट। ठीक है, तो जॉनसन ने कैसे डिफाइन किया? उन्होंने कहा बजट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ स्टेट्स मतलब इकोनॉमी, एस्टिमेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन अ कमेंसमेंट ऑफ अ पीरियड ऑफ यूजुअली 1 ईयर। तो हमारे बजट के जो मेन इंग्रेडिएंट्स हुए इसके डेफिनेशन से क्या निकल कर आ रहे हैं? इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर जनरली फॉर 1 ईयर, सैंक्शन फ्रॉम सम पब्लिक अथॉरिटी। बजट के लिए जैसे हमारे यहाँ फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो बजट प्रपोज करते हैं। ठीक है, तो उन्हें पब्लिक अथॉरिटी की सैंक्शन चाहिए। ऐसा नहीं कि they have full and final authority, they don't have full and final authority, they have to take sanction from public authority। एंड हमारी गवर्नमेंट के क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए, उन्हें मद्देनज़र करते हुए वो गवर्नमेंट बजट बनाते हैं। ओके, तो बजट बनाने के बेसिकली गवर्नमेंट के जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे, दैट ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी इनकलकेट इन गवर्नमेंट बजट, राइट। लेकिन नॉर्मली बजट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? एक तो है जीडीपी ग्रोथ, मतलब जो भी हमारी पब्लिक या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको हमें किस तरह से पुट करना है इन द इकोनॉमी सो एज टू जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी विल ग्रो। जीडीपी मतलब क्या हुआ? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब हुआ द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज
प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है, वो हमारा जीडीपी होता है। तो जो भी हमारी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ को डिपिक्ट करती है। तो उस इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट क्या एक्सपेंडिचर कर रही है, कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो एजुकेशन में कर रही है, हॉस्पिटल्स में कर रही हैं, कहाँ कर रहे हैं, प्लस पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स तो यही हो गया, प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, वो प्राइवेट सेक्टर को कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है टू मेक सम इन्वेस्टमेंट्स। फिर जो भी उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, हाउ टू एलोकेट दैट रिसोर्सेज। हमारी इकोनॉमी में वो रिसोर्सेज कहाँ डायरेक्ट हो रहे हैं, सोशल वेलफेयर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, या हम अपग्रेडेशन ऑफ सोसाइटी को इन द मैनर ऑफ देयर लिविंग स्टैंडर्ड, इन व्हाट वे, दैट इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, हमारी जो भी इनकम एंड वेल्थ हमारी इकोनॉमी में हो रही है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना किसके थ्रू, टैक्सेशन के थ्रू, ठीक है ना, सब्सिडीज़ के थ्रू। हमें कोशिश ये करनी है कि द ग्रुप हु हैव मोर इनकम लेवल, उनके इनकम को, जो ये मोर इनकम लेवल का ग्रुप है, इनको हम डाइवर्ट करते हैं लो इनकम लेवल पे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें एवरीथिंग इज गिवन विदाउट एनी फैक्टर्स। हम यहाँ से टैक्सेशन ज़्यादा ले रहे हैं और उस टैक्सेशन को सब्सिडी की फॉर्म में लो इनकम ग्रुप को दे रहे हैं। प्लस गवर्नमेंट का ये भी रहता है कि वो लो इनकम ग्रुप के लिए वेरियस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी तैयार करती हैं, ठीक है। तो हमारे जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उनमें जो हम उनको फ्री एजुकेशन एंड हेल्थ दे रहे हैं, जिससे कि अगर उनकी हेल्थ और हेल्थ अच्छी रहेगी, उनको एक एजुकेट एजुकेशन मिलेगी, तो वो सोसाइटी के प्रोडक्टिव लोगों में काउंट होने लग जाएंगे। हम सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं, आप अपनी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कैसे करोगे, आप हेल्दी रहोगे, आप अच्छा सा पढ़ोगे और आप अपनी नॉलेज को, अपनी इंटेलिजेंस को अपनी इकोनॉमी की अपग्रेडेशन में यूज़ करोगे। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि उन्हें फ्री में सब कुछ दे रही है, गवर्नमेंट फ्री में उन्हें इसलिए दे रही है कि वो एजुकेट हों और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करें। अब गवर्नमेंट को बिकॉज उन्हें फ्री डिस्ट्रीब्यूशन देना है तो गवर्नमेंट के पास फंड कहाँ से आएगा, दोज हु हैव हाई लेवल ऑफ इनकम, तो उनसे वो लेंगे और डाइवर्ट करेंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जिससे कि हमारी इनकम एंड वेल्थ का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके और हम वेलफेयर के लिए काम कर सके, ठीक है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए वो काम करते हैं। अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन है, इन्फ्लेशन है, तो गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंगली अपनी टैक्सेशन पॉलिसी, अपनी सब्सिडीज़, पब्लिक एक्सपेंडिचर, एवरीथिंग दे प्लान्ड अकॉर्डिंगली। हाउ टू कंट्रोल डिफ्लेशन, हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, हाउ टू प्रोवाइड सब्सिडीज़, किस सेक्टर को सब्सिडीज़ ज़्यादा चाहिए, हम टैक्सेशन पॉलिसी क्या रखें, ये सब हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस, दिस इज स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस, ओके। अब बात आती है गवर्नमेंट बजट के एलिमेंट्स क्या क्या हैं। देखो, गवर्नमेंट बजट के मेजर 2 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से 2 एलिमेंट्स हैं, एक है बजट एक्सपेंडिचर और एक है बजट रेवेन्यू। बजट एक्सपेंडिचर को हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे ही रेवेन्यू को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, बेसिकली दिस इज रिसिप्ट्स, इसको हम रेवेन्यू ना लेकर इसे हम रिसिप्ट्स लिखते हैं, उससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। सॉरी, कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है। अब जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है इनको भी फर्दर 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। तो इस तरह से हम जितने भी हमारे गवर्नमेंट बजट के एलिमेंट्स हैं उनको मेजरली 2 पार्ट्स में करते हैं, बजट एक्सपेंडिचर एंड बजट रिसिप्ट्स।
फर्दर उनको रिवेन्यू एंड कैपिटल में हम डिवाइड कर देते हैं। बेसिकली ये जो रिवेन्यू एंड कैपिटल दो टर्म्स हैं ये पूरी तरह से रिलेट करती हैं हमारी असेट्स एंड लाइबिलिटीज से, ठीक है। ये पूरी तरह से हमारी असेट्स एंड लाइबिलिटीज से रिलेट करती है। अब हम एक एक कंपोनेंट को स्टडी करते हैं। रिवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं? रिवेन्यू रिसिप्ट्स वो होती हैं जिनकी वजह से ना तो हमारी कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है और ना ही हमारे असेट्स में कोई चेंज आ रहा है। मीन्स दीज आर रिकरिंग रेगुलर रिसिप्ट्स, बिल्कुल रेगुलर रिसिप्ट्स होती हैं। ये सिर्फ हमारी करंट ईयर से रिलेट करती हैं, करंट ईयर में ही ये रिसीव हो रही हैं। करंट इनकम रिसिप्ट्स हैं, जैसे कि टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स हमें हर साल मिल रहा है, एवरी ईयर गवर्नमेंट रिसीव टैक्स, तो एक तो हमारा टैक्स हो गया और जो भी अदर ड्यूटीज़ हैं वो हो गई। तो टैक्स रिसिप्ट्स हमारी क्या होती हैं? जो गवर्नमेंट हमसे रिसीव करती है जनरल पब्लिक से, ठीक है। जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, हमारा जीएसटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, ये जितने भी टैक्सेस होते हैं या हमारी कोई भी तरह की और भी ड्यूटीज़ होती हैं, कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह हो गई, उन सबको हम टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहते हैं, ठीक है। एक डायरेक्ट टैक्स होता है जिसको आप आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, ये आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पर होता है। तो बेसिकली डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? द शिफ्टिंग ऑफ दिस टैक्स इज़ नॉट पॉसिबल, इनडायरेक्ट टैक्स की शिफ्टिंग पॉसिबल है। डायरेक्ट टैक्स आपके इनकम के बेसिस पर होता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स आपके कंजम्पशन के बेसिस पर होता है। डायरेक्ट टैक्स में ये देखते हैं कि जो भी पे कर रहा है उसकी पेइंग कैपेसिटी कितनी है, जबकि यहाँ पे आपकी पेइंग कैपेसिटी मैटर नहीं करती है। तो टैक्स रिसिप्ट्स आपकी एक लीगल कंपलसरी पेमेंट है, ठीक है, जिस आपकी इनकम एंड प्रॉपर्टी के ऊपर आ रहा है। अब नॉन टैक्स क्या होती हैं? नॉन टैक्स रिसिप्ट्स हमारे पास आती हैं लाइक टैक्स के अलावा जितनी भी हैं, लाइक आपकी कोई भी फ़ीस फाइन्स हैं, जैसे आप ड्राइविंग टेस्ट देने या पासपोर्ट बनवाने जाते हो उस पर जो आप फ़ीस पे कर रहे हो, या आपको गवर्नमेंट सेक्टर को किसी भी तरह का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। कोई भी स्पेशल असेसमेंट होती है, उस असेसमेंट की बेसिस पे गवर्नमेंट को कोई बेनिफिट हो रहे हैं। स्पेक्ट्रम की ऑक्शन, गवर्नमेंट ने स्पेक्ट्रम की ऑक्शन की, जो भी हमारे सिग्नल्स वगैरह होते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा स्पेक्ट्रम सेल वगैरह, जो भी आपके इन द एयर सिग्नल्स होते हैं, एयर में स्पेस लेते हैं ना, रिलायंस वालों को इतना स्पेस मिल रहा है, एयरटेल को इतना स्पेस मिल रहा है। आपने सुना होगा कि यहाँ पे एयरटेल का कनेक्शन अच्छा है, यहाँ पे रिलायंस का कनेक्शन अच्छा है, यहाँ वोडाफोन का कनेक्शन अच्छा है। जिसने जितनी बैंडविड्थ एयर में अपने सिग्नल्स के लिए ली हुई है, परमिशन ली हुई है, लाइसेंस लिया हुआ है, उसके लिए फ़ीस पे की हुई है। तो गवर्नमेंट के पास जो एयर में हमारा स्पेस है उसको हम जब सेल करती है गवर्नमेंट, उससे जो फीस मिलती है, ठीक है, तो ऑक्शन भी करती है और सेल भी करती है। गवर्नमेंट को किसी तरह की एक्सटर्नल ग्रांट अगर मिलती है, किसी भी तरह की गिफ्ट, कंट्रीब्यूशन, जो भी दूसरी फॉरेन गवर्नमेंट से मिलता है, एक्सटर्नल मतलब अपनी इकोनॉमी से बाहर जो मिलता है। और एस्ट्रीट क्या होता है कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, मान लो कोई एक, जैसे पहले राजा महाराजा होते थे, उनके कोई लीगल हीयर्स नहीं है, या आज भी अगर कोई भी पर्सन जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, सिटीज़न ऑफ इंडिया है, उसकी डेथ हो जाती है और उसकी प्रॉपर्टी का कोई वारिस ही नहीं है, कोई लीगल हीयर है ही नहीं, तो वो प्रॉपर्टी किसके पास जाती है? वो गवर्नमेंट के पास जाती है। तो ये सब हमारी नॉन टैक्स रिसिप्ट्स हैं। फिर हमारी नेक्स्ट आती है कैपिटल रिसिप्ट्स। मैंने बताया रिवेन्यू रिसिप्ट्स जिसमें असेट्स एंड लायबिलिटीज़ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन जो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं वो क्या हैं? जो हमारी या तो लायबिलिटी क्रिएट कर रही हैं, मतलब हम लोन ले रहे हैं, या रिडक्शन इन एसेट्स हो रही है, मतलब हम अपनी कोई एसेट्स को सेल कर रहे हैं, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट या तो हम कर रहे हैं, रिडक्शन इन एसेट्स इज डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट अपने जो भी शेयर्स हैं या अपना जो भी शेयर इन एनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है उसको हम बेच रहे हैं, तो दिस इज इनडायरेक्टली कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। या गवर्नमेंट ने लोन्स दिए हुए थे, उनकी रिकवरी की, ठीक है। तो अगर लोन दिए थे या कहीं हमारी कोई इन्वेस्टमेंट थी, तो उसको हम जब कम करते हैं और पैसे आते हैं तो दैट इज़ रिडक्शन इन एसेट। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने कहीं से बोरोइंग्स की हैं तो उसे हम कहते हैं क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी, ठीक है।
अब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर में हमने क्या कहा कि एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वही जो हमारा रिकरिंग है, जो हमारा रेगुलर है, और इसको और भी हम टर्म में समझें, टेक्निकल टर्म में, कि जो भी एक्सपेंडिचर एक गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी इकोनॉमी में एडमिनिस्ट्रेशन या ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के लिए चाहिए, जो भी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के लिए उन्हें खर्चा करना है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन करने के लिए उन्हें खर्चा करना है, दैट ऑल इज कॉल्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, इससे हमारे असेट्स एंड लायबिलिटीज़ पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। लाइक हमने कोई लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट पे किया, हमने जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की सैलरी या पेंशन, किसी भी तरह की ग्रांट्स या सब्सिडीज़, जो भी हम फ्री एजुकेशन या हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं या डिफेंस सर्विसेज, ये सब हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या आता है, जिससे भी हमारी असेट्स क्रिएट हो रही हैं, बिकॉज हम खर्चा कर रहे हैं और हमारी असेट्स क्रिएट हो रही हैं, या हम कोई हमने बोरोइंग्स की थी किसी दूसरी कंट्री से एंड नाउ वी आर पेइंग इट ऑफ, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन इन लायबिलिटीज़। तो हम इसमें क्या एग्जांपल्स लेते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ लोन, परचेज ऑफ बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ये सारी आइटम्स हम इसमें, रीपेमेंट ऑफ लोन्स, यानी कि किसी भी तरह से। तो बेसिकली जो भी रिवेन्यू आइटम है, चाहे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो और चाहे रिवेन्यू रिसिप्ट्स हो, उसका असेट्स एंड लायबिलिटीज से कोई लेना देना नहीं है। जबकि जो भी हमारा कैपिटल है, चाहे कैपिटल रिसिप्ट्स हो और चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, उसका लेना देना होता है असेट्स एंड लायबिलिटीज से। ठीक है, एक छोटा सा ये और डिफ्रेंशिएशन होता है कि बजट एक्सपेंडिचर को प्लान एंड नॉन प्लान में, ऑल्दो ये अब उतना सिग्निफिकेंट नहीं रहा। ठीक है, प्लान एक्सपेंडिचर जस्ट जो कि हमारा जो भी सेंट्रल बॉडी है या स्टेट बॉडी है, उसने जो भी एक स्पेसिफिक प्लान के लिए एक्सपेंडिचर सोचा है कि भाई ये एक्सपेंडिचर तो हम करेंगे, ये हमारे प्लान में है, लेकिन अचानक से कोई एक्सपेंडिचर करना पड़ गया जो हमारे प्लान में नहीं था, बट फॉर द सेक ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, अब कोई इमरजेंसी आ जाती है, अब अगर कोविड आया तो उसमें हम ये थोड़ा कहेंगे कि हमारे तो आगे के प्लान्स में ये इंक्लूड ही नहीं था, हमें तो एक्सपेंडिचर करना ही पड़ेगा ना। तो कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि हमारी प्लानिंग का पार्ट नहीं होता, बट दे हैव टू डू फॉर द सेक ऑफ पब्लिक वेलफेयर एंड ऑल, दे ऑल आर कॉल्ड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है कि गवर्नमेंट बजट में हम एक कहते हैं रिवेन्यू बजट, एक होता है कैपिटल बजट। बेसिकली जो रिवेन्यू रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर से डील कर रहा है वो रिवेन्यू बजट, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट से डील कर रहा है वो कैपिटल बजट। ठीक है, बट हमारे जो मेन स्टडी का पर्पस है वो ये है, वन इज़ बैलेंस्ड बजट, वन इज़ अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड बजट क्या है, जहाँ बजट रिसिप्ट्स आर इक्वल टू बजट एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट जितनी है उतना ही एक्सपेंडिचर है। लेकिन अनबैलेंस्ड क्या है, व्हेन बजट रिसिप्ट्स आर नॉट इक्वल टू बजट एक्सपेंडिचर। नॉट इक्वल टू का मतलब क्या हुआ भाई, या तो बजट रिसिप्ट ज़्यादा होंगी या फिर बजट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, राइट। तो अगर तो बजट रिसिप्ट्स आर मोर देन बजट एक्सपेंडिचर, सरप्लस बजट। अगर बजट एक्सपेंडिचर इज मोर देन बजट रिसिप्ट, डेफिसिट बजट। फिर डेफिसिट की भी अलग अलग टाइप्स हैं, रिवेन्यू, फिस्कल एंड प्राइमरी। तो अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, फटाफट से शॉर्ट में करवा रही हूँ बच्चे मैं आप लोगों को, जस्ट बिकॉज कि मैं चाहती हूँ कि आपके एक फास्ट ट्रैक पे रिवीजन हो जाए, दैट्स इट, फाइन। तो हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस बजट। मैंने कहा एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स आर इक्वल टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। इसके फ़ायदे भी हैं, देखो एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, कोई फ़ायदा कोई नुकसान। ठीक है, और हर एक के फ़ायदे नुकसान होते हैं, तो हमें सबको स्टडी करना है। जैसे कि बैलेंस बजट के फ़ायदे ये कि इससे पता लगता है कि हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी है। बट ऑब्वियस है ना, इफ़ यू आर अर्निंग 100 रुपीज़ एंड यू आर स्पेंडिंग 100 रुपीज़, दैट इज़ वेरी गुड। ठीक है, यानी कि आप अपना इनकम से ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहे हो, तो आप, इट अवॉइड्स वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, डिप्रेशन इकोनॉमी में नहीं हो पाएगा, एंड आपको कोई भी विशियस सर्कल में नहीं फंसोगे। बिकॉज विशियस सर्कल में हम कब फंसते हैं,
जब हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं हमारी इनकम से, एंड देन वी टुक लोन फ्रॉम एनी अदर पार्टी, एंड फिर उस लोन को हम चुका नहीं पाते क्योंकि हमारी इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, फिर हम उस लोन के लिए दूसरा लोन लेते हैं, फिर उस लोन के लिए तीसरा लोन लेते हैं, तो हम एक विशियस सर्कल में फंस जाते हैं. बट इफ़ यू आर स्पेंडिंग ओनली दैट मच ऑफ मनी विच यू आर अर्निंग, दैट इज़ द बेस्ट वे फॉर योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो. बट इसका डीमेरिट भी है, आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि आप अपने को ग्रो करने का सोच ही नहीं रहे हो. ठीक है ना. ये भी हो सकता है कि आप वेलफेयर एक्टिविटीज़ में आपको खर्चा करना है लेकिन आप खर्च नहीं कर पा रहे बिकॉज यू डोंट हैव स्कोप. ठीक है. आपकी जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, हमारी इंडिया है, हमारे यहाँ हम ये नहीं सोच पाएंगे, हमें इकोनॉमिक वेलफेयर, हम एक मिक्स्ड इकनॉमी है तो मिक्स्ड इकनॉमी में हमें इकोनॉमिक वेलफेयर पे भी कॉन्सेंट्रेशन देना पड़ता है. उसके लिए हमें इनकम से ज़्यादा भी स्पेंड करना पड़ेगा. बट यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं जी बैलेंस बजट गलत है. इसके डीमेरिट्स के बेसिस पे हम ये नहीं कहेंगे कि बैलेंस बजट नहीं रखना चाहिए. बट अगर हमें बोरोइंग्स करनी भी पड़ रही हैं तो हमें ये सोच के करनी है कि हम फ्यूचर में इतनी इनकम अर्न कर लेंगे. ठीक है ना. तो बैलेंस बजट इज़ गुड फॉर एन इकोनॉमी बट इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ एन इकोनॉमी. राइट. अब हम बात करते हैं अनबैलेंस्ड बजट की, सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट. जब हम सरप्लस बजट की बात कर रहे हैं तो रेवेन्यू ज़्यादा है और डेफिसिट बजट की बात कर रहे हैं तो रेवेन्यू कम है. ठीक है. इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी कब होती है? जब हम अनबैलेंस्ड बजट में होते हैं तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रहती है. क्यों? क्योंकि हम अगर हमारी इनकम ज़्यादा है तो भी हम इकोनॉमी को ग्रो कर जाएंगे, और अगर हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो इसका मतलब आप अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए हर बेटर एफर्ट कर रहे हो. ठीक है. तो आपका अनबैलेंस बजट होने से नुकसान भी है कि आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स को लग सकता है कि भाई इनका तो बजट ही प्रॉपर नहीं है, हम इनमें क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे. तो एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स. अब हमारे पास इम्पॉर्टेंट थिंग आती है रिवेन्यू डेफिसिट. रिवेन्यू डेफिसिट में हम क्या कहते हैं कि जहाँ भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन रिवेन्यू रिसिप्ट्स. अब हमने कहा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो भी ऑपरेशनल एक्टिविटी है, रिवेन्यू रिसिप्ट्स जो भी हमारे रेगुलर इनकम सोर्स हैं, टैक्स एंड नॉन टैक्स. तो इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब है कि हमारे या तो हमारी जो टैक्सेशन पॉलिसी है, बिकॉज टैक्स इज़ द मेजर सोर्स ऑफ रिवेन्यू इन एनी कंट्री, तो हमारी जो टैक्सेशन पॉलिसी है इट इज़ वेरी लिबरल and it needs to be more tax revenue. हमें इसको इस तरह से रीफ्रेम करना होगा कि हमें टैक्स रेवेन्यू ज़्यादा है. या फिर दूसरा ये भी रीज़न हो सकता है कि हमारी जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, दे आर मोर. तो अब हम उन्हें क्या करना पड़ेगा? कट करना पड़ेगा. तो या तो हम अपने गवर्नमेंट के अपने खर्चे कम करें, पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम करें, या फिर अपनी टैक्सेशन पॉलिसी को इस तरह से बनाए कि उनको ज़्यादा टैक्स आना शुरू हो जाए. ठीक है ना. तो ये इसका इम्प्लीकेशन रहता है. फिर फिस्कल डेफिसिट हमें क्या कहता है कि जो भी हमारे टोटल एक्सपेंडिचर हैं उसमें से टोटल रिसिप्ट्स माइनस कर दी. बस टोटल रिसिप्ट्स में हम बोरोइंग्स को नहीं लेते. समझ रहे हो कि टोटल एक्सपेंडिचर से टोटल रिसिप्ट्स माइनस कर दिए, और उन टोटल रिसिप्ट्स में जो भी बोरोइंग्स फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड हमने लिया है, अगर हमने किसी दूसरी कंट्री से बोरोइंग्स ली हुई हैं तो हम उसको नहीं इंक्लूड करते. तो इसका मतलब फिस्कल डेफिसिट हमारी इकोनॉमी की बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स को शो करता है. ठीक है. जो भी हमारी बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स है उन्हें शो करता है कि हमने इंटरनल एक्सटर्नल सोर्सेज से या आरबीआई से कितनी बोरोइंग्स ली हुई हैं. ठीक है. अब फिस्कल डेफिसिट को कैसे ठीक कर सकते हैं? या तो पब्लिक एक्सपेंडिचर कम करो भाई, या फिर अपने रिसिप्ट्स को बढ़ाओ, क्योंकि बोरोइंग्स लेना इज़ नॉट द ऑप्शन. तो हमें अपनी बोरोइंग्स को कम करना ही करना है. तो बोरोइंग्स को कम करने के लिए लायबिलिटी को, बिकॉज बोरोइंग सिर्फ बोरोइंग्स नहीं होती ना, आपकी बोरोइंग्स के साथ आपका इंटरेस्ट भी तो अटैच है. आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा रेगुलरली.
ठीक है ना। फिर हमारे पास आता है प्राइमरी डेफिसिट, दैट इज़ फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। हमें ये बता रहा है कि हमारी बोरिंग रिक्वायरमेंट्स कितनी हैं इंटरेस्ट पेमेंट हटा के। वो हमें बता रहा था कि हमारी बोरिंग रिक्वायरमेंट्स कितनी हैं इंटरेस्ट पेमेंट के साथ। समझ रहे हो दोनों में डिफरेंस? कि ये बता रहा था कि टुगेदर विद इंटरेस्ट कितनी बोरोइंग्स हैं, हमें कितना रीपे करना है लोन टुगेदर विद इंटरेस्ट। प्राइमरी डेफिसिट बता रहा है कि हमारी बोरिंग, एक्चुअल बोरिंग प्रिंसिपल कितना है। फाइन। तो गवर्नमेंट बजट में आपको इतना ही करना है। गवर्नमेंट बजट के मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की एक लिस्ट है वो आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, सो दैट आप उनको प्रैक्टिस कर सकें। मैं सोल्यूशन भी साथ के साथ ही शेयर कर रही हूँ बिकॉज वी डोंट हैव सो मच ऑफ टाइम कि मैं उसको अलग से अपलोड करूँ बाद में। तो बच्चे, अब मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप डायरेक्ट ही सोल्यूशन पे मत जाना, आप लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसके बाद सोल्यूशन उसके करना। और इन केस ऑफ एनी डाउट कि मैम कोई कॉन्सेप्ट हमें डिटेल में एक्सप्लेन कर दीजिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको एक फास्ट ट्रैक रिविजन कराया है, राइट। सो आई होप आप लोगों को गवर्नमेंट बजट क्लियर हो गया होगा। गवर्नमेंट बजट क्या होता है, वाई गवर्नमेंट बजट इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट डेफिसिट, सरप्लस, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। देखो इस चैप्टर में से ना कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो न्यूमेरिकल बेस्ड में आपको सिंपल तीनों तरह के डेफिसिट्स के फॉर्मूलाज क्लियर हो, अगर आपको ये पता हो कि रिवेन्यू डेफिसिट में सिर्फ रिवेन्यू आइटम्स लेते हैं, फिजिकल डेफिसिट में हम सब लेते हैं एक्सेप्ट बोरोइंग्स, एंड प्राइमरी डेफिसिट इज रिलेटेड टू फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। इतनी सी ही चीज़ है इंपॉर्टेंट, जो इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपको कैलकुलेशंस आ सकती हैं, ठीक है। प्लस अब आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए। मैंने आपको बता ही दिया कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका रिलेटेड सारे क्वेश्चन बैंक दे दिया है, सो सोल्यूशन दिया है। तो इफ़ यू like this channel then subscribe it for further videos, and comment, like and share with your friends। मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे के टॉपिक्स कवर कर रही हूँ, ठीक है।